ही फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स वर्क में। आज हम डिस्कस करेंगे मनसबदारी सिस्टम यानी कि मनसबदारी व्यवस्था। ये मुगल के एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक पार्ट है फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जो कि इस टॉपिक पर पूछे गए हैं। एक पहला क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, मनसबदारी एंड जागीरदारी सिस्टम का आपको फीचर बताना है एंड मुगल साम्राज्य को स्ट्रॉन्ग बनाने में इनकी क्या भूमिका थी। सेकंड क्वेश्चन आपसे दो अस्पा सेस्पा सिस्टम पर पूछा गया है। ये जो था सिस्टम दोस्तों जहांगीर के टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ था, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। थर्ड है आप हमारा मनसबदारी सिस्टम अकबर के अंडर में इसका क्या सिग्निफिकेंस था। तो हमें पता है दोस्तों मनसबदारी सिस्टम अकबर के टाइम में ही आया था, वहीं पर ये बहुत ज़्यादा फूला फला है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर शॉर्ट नोट भी पूछा गया है। फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं एक इंट्रोडक्शन के साथ। मनसब का मतलब होता है एक जगह, है ना, एक प्लेस। इसलिए मुगल के अंदर मनसब का मतलब होता था ओहदा, है ना। ओहदा के टर्म में इसको यूज़ करते थे मनसब को, यानी कि 5,000 मनसब जो होगा, 5,000 मनसब वो बड़ा होगा 1,000 मनसब से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मनसब दोस्तों रैंक दिखा रहा है ना। 5,000 मनसब बड़ा है 1,000 मनसब से, ठीक है। तो ये रैंक दिखाता है। चंगेज़ खान से काफ़ी इंस्पायर्ड थे अकबर, स्पेशली चंगेज़ खान जिस तरह से अपने मिलिट्री को व्यवस्थित करके रखे थे उससे। अकबर में मनसब को मिलिट्री एंड सिविल दोनों तरह के पावर मिलते हैं। एंड अबुल फजल बताते हैं कि अकबर के समय में 66 अलग अलग ग्रेड्स के मनसब जो थे वो होते थे। एंड मनसब को बेसिकली 3 चीज़ें वो डिनोट करते थे, ठीक है। मनसब का जो रैंक होता है वो बेसिकली 3 चीज़ें को डिनोट करता था। एक था कि मनसब का स्टेटस क्या है ना। जितना आपका रैंक है उसके बेसिस पे आपका स्टेटस डिसाइड करेगा ये मनसब। दूसरा है ये तय करेगा कि आपकी सैलरी कितनी होने वाली है, ठीक है, ये भी रैंक के बेसिस पे होगा। और तीसरा ये एक आप कह सकते हो फ़र्ज़ या ऑब्लिगेशन होगा कि अपने रैंक के अकॉर्डिंग आपको सैनिक, घोड़े, ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी ताकि जब भी राजा को ज़रूरत पड़े तो वो मनसब उन्हें सर्व करे। अब हम देखते हैं कि 2 तरह की रैंक होती थी, जात एंड सवार। पहले तो बस एक तरह की ही रैंक होती थी और उसी के बेसिस पर सैलरी मिलता था और उसी के अकॉर्डिंग आपको आर्मी मेंटेन करनी होती थी। मान लीजिए आपकी रैंक है 500 रैंक की मनसबदारी आपको, तो आपको 5,000 ही सेना भी आपको उतनी ही आपको सेना भी आपको तैयार रखनी पड़ेगी। एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसे भी मिलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी भी मिलेगी। लेकिन बाद में जब 2 रैंक आ जाते हैं, जात एंड सवार, तो चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं। जात बताता था कि मनसब को कितनी सैलरी मिलेगी, है ना, उसका स्टेटस क्या होगा, ये 2 चीज़ें बताती थी जात, ठीक है। एंड जो सवार होता था वो बताता था कि मनसब को कितनी सेना और घोड़े वगैरह जो है वो कितने तैयार करके रखने हैं। तो सवार का मतलब भी हम समझ रहे हैं ना, हम सवार होंगे किस पे, हाथी घोड़े पे ही ना लड़ने के लिए। और लड़ने के लिए कौन चाहिए, सेना चाहिए। तो यानी सवार का मतलब हुआ कितने सैनिक और घोड़े चाहिए, ये डिसाइड करेगा आपका सवार का रैंक। यहाँ हम कुछ हिस्टोरियंस का आर्गूमेंट भी देखेंगे दोस्तों। एंड फ्रेंड्स, हिस्टोरियंस को कोट करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं अपने ऑलमोस्ट हर वीडियोस में ही आपको 3-4 हिस्टोरियंस का आर्गूमेंट प्रोवाइड कराती हूँ। आप इसको ज़रूर अपने आंसर्स में लिखना। विलियम इरविन इज़ ऑफ द व्यू डैट कि डबल रैंक का मतलब होता था मनसब अब 2 सेनाएं बनाएंगी, ठीक है। एक जात के बेसिस पर सेना मेंटेन करेंगी और दूसरा सवार का जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग सेना मेंटेन करेंगी। ये किसने कहा, विलियम इरविन ने। फिर हम अतर अली का आर्गूमेंट देखते हैं। अतर अली थोड़ा चीज़ों को अच्छे से क्लासीफाई करके समझाते हैं कि नहीं भाई इरविन, ऐसा नहीं है। जात बस जो होता था वो मनसब का ओहदा बताता था, ठीक है, और उसकी सैलरी उसी के बेसिस पे मिलती थी। एंड जो सवार था वो बस सैनिक और कितने घोड़े मेंटेन करने हैं उसके लिए होता था,
ठीक है, तो अथर अली ने एकदम एग्जैक्ट हम देख रहे हैं, उन्होंने क्लासिफाई करा चीज़ों को। फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पे ऑलमोस्ट हिस्ट्री के सारे नोट्स मिल जाएंगे एंड साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हम आपका पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो हम आगे बढ़ते हैं। मनसब को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है दोस्तों। पहला वो होते थे जिनका जात और सवार का रैंक बराबर होता था, यानी जितनी सवार रैंक है उतनी ही जात रैंक है। दूसरे वो होते थे जिसका सवार जात का आधा रहेगा या आधा से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, सवार कितना रहेगा, जात के आधा रहेगा या आधा से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, जात के बराबर नहीं, कम रहेगा, थोड़ा ज़्यादा या आधा। थर्ड जो है वो है कि सवार का रैंक जात के आधा से भी कम होगा। तो हमने 3 क्या देखा, सवार और जात इक्वल। दूसरा हमने देखा सवार जो है वो जात का हाफ रहेगा या हाफ से हल्का ज़्यादा। और तीसरा हमने देखा सवार का रैंक जात के हाफ से कम रहेगा। ठीक है, एंड आपको ये याद रखना है कि जात के बेसिस पर जो है वो रैंक होता है एंड इसी रैंक के बेसिस पर आपको मिलने वाला है सैलरी। अब किसी के पास अगर 4000 जात है और 2000 सवार है, ठीक है, और अगर कोई दूसरा है उसके पास 3000 जात है और 3000 सवार भी है, तो इन दोनों में से ऊपर कौन हुआ, कौन हाई हुआ ज़्यादा, 4000 जात वाला या 3000 जात वाला? तो ऑब्वियसली जिसकी जात ज़्यादा है उसकी रैंक ज़्यादा है, यानी वो ऊपर है। यानी कि सवार से हमें कोई मतलब नहीं है, बस जात देखेंगे हम, यानी 4000 जात और 2000 सवार वाला ऊपर होगा। ठीक है, सो आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं 2 अस्पा अस्पा सिस्टम। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि कॉलेज में प्रोफेसर्स तो इतना समझाते नहीं हैं एंड खुद से पढ़कर भी ये समझ में नहीं आता है, काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो आप थोड़ा वीडियो को नहीं तो स्लो कर लो, आराम से सुनो इसको। सो 2 अस्पा सिस्टम जहांगीर लागू करते हैं, पर ये है क्या, तो वो आपको मैं बताऊंगी, आप इसको अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो लाइक किसी मनसब के पास 4000 जात और 4000 सवार का रैंक है और इसके पूरे सवार रैंक को 2 अस्पा कर दिया गया। यानी कि 4000 सवार था, 4000 सवार को 2 अस्पा कर दिया गया। यानी कि अब जितना सवार उसका था उसका डबल उसको मेंटेन करना होगा। यानी कि 4000 सवार था, 4000 को 2 अस्पा कर दिया गया, उसका डबल हो जाएगा 8000। यानी कि अब उसका रैंक होगा 4000 जात और 8000 सवार। उसके स्टेटस में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, क्योंकि जात का रैंक तो चेंज नहीं हो रहा, सवार का रैंक चेंज हो रहा, और सवार का रैंक चेंज होने से स्टेटस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो उसके स्टेटस में चेंज नहीं आएगा और उसकी सैलरी में भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्या कि रैंक आपका जो का त्यों है, सैलरी आपकी जो की त्यों है, लेकिन अब मनसब को उतनी ही सैलरी में अब ज़्यादा घोड़े और सैनिक पालने हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, आप इसे भी अच्छे से समझना। यानी फिर से हम लेते हैं 4000 जात और 4000 सवार है, ठीक है, लेकिन बस 2000 सवार को ही 2 अस्पा किया गया। टोटल 4000 सवार थी ना, लेकिन बस 2000 को ही 2 अस्पा किया गया, 2000 को छोड़ दिया गया। तो अब 2000 जो हमने 2 अस्पा किया उसका डबल हो जाएगा कितना, 4000, है ना, और 2000 ऑलरेडी हमारे पास और सवार था तो उसको भी जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 6000। यानी कि अब रैंक क्या हुई, अब रैंक हुई 4000 जात एज इट इज़ और सवार हो गई आपकी 6000, पर सैलरी अभी भी उतनी ही मिलेगी 4000 जात के अकॉर्डिंग, लेकिन अब आपको 6000 सेना मेंटेन करनी है। एक्चुअली इस मेथड से स्टेट ना अपने पैसे बचा रहा था, क्योंकि अगर वो रैंक बढ़ाएगा, है ना, तो उसको सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, तो रैंक को 10 का 10 रख दिया, बस सवार बढ़ा दे रहा था एंड सवार बढ़ने से सैलरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये मनसब का क्या बोलेंगे, एक तरह से काइंड ऑफ टेंशन है, वो देखे उसको कैसे मेंटेन करना है उतनी ही सैलरी में।
फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग ऑल दीज नोट्स. सो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब भी, बिकॉज आई एम डूइंग ऑल दिस जस्ट फॉर यू गाइज. एंड आपकी कोई भी क्वेरी हो फ्रेंड्स तो हमें कमेंट करके बताएं, या आप हमारे चैनल का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं. उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो. सो अब हम देखते हैं मनसबदार का अपॉइंटमेंट कैसे होता था और उनका प्रमोशन कैसे होता था. सो इम्पेरर किसी को भी मनसब बना सकते थे. कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं था. पर कुछ लोग तो इम्पेरर के पसंदीदा भी हुआ करते थे, जैसे कि वो लोग जो कि ऑलरेडी मनसब हैं, है ना. तो उनके जो सगे संबंधी होते थे उनको थोड़ा ज़्यादा फेवर मिल जाता था, क्योंकि उन्हीं के ख़ानदान के होते थे, इसलिए इनको खानजाद कहा जाता है. दूसरे वो लोग को फेवर मिलता था जो दूसरे किंगडम में ना अच्छे पोस्ट पर होते थे, उन्हें भी मनसबदार बनाया जाता था. एंड जो ईरानी, तुरानी, इराकी, खुरसानी, ये सब जो थे यहाँ के लोग, वो भी फेवरेट हुआ करते थे. इनको भी काफ़ी ज़्यादा नंबर में मनसब मिला करती थी. एंड अगर प्रमोशंस में देखें तो वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलता था. और थोड़ा बहुत हम देखें तो यहाँ भी सेटिंग होती थी, थोड़ा भाई भतीजावाद थोड़ा होता था. ठीक है, तो प्रमोशन में हम देखें तो उस समय भी हल्की फुल्की सेटिंग्स चलती थी. सो मनुकी जो है ये एक फॉरेन ट्रैवलर है, आप इनको भी ज़रूर लिखना फ्रेंड्स. तो मनुकी कहते हैं कि औरंगज़ेब के लास्ट के ईयर्स में हज़ारी मनसब लेने के लिए तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एंड बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा. हमें पता है औरंगज़ेब के समय में चीज़ें काफ़ी डिग्रेड होने लगी थी ना उनके लास्ट ईयर में, तो हज़ारी मनसब भी काफ़ी रेयर हो चुका था. सो ओवरऑल अभी तक हमने बेसिकली देखा कि 3 चीज़ों के बेसिस पर आपको प्रेफरेंस मिलेगी. पहला तो आपका परफॉर्मेंस, दूसरा आपका लीनेज और तीसरा है रेस. फ्रेंड्स, ये मेरे खुद के असाइनमेंट है, तो आप पूरी तरह से इस पर भरोसा कर सकते हो एंड अपने एग्ज़ाम में, अपने असाइनमेंट्स में इसे लिख सकते हो. एंड और भी ऐसे वीडियोस पाने के लिए फ्रेंड्स फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें. तो अब हम समझ तो गए हैं कि रैंक का क्या फंडा था, है ना, एंड किनको मनसब बनाया जाता है. अब हम देखेंगे कि ये अपनी सेना कैसे मेंटेन करते थे. सो मनसब की सेना टाइम टू टाइम चेकिंग होती थी. मीर बख्शी जो थे वो चेकिंग करते थे. हर नोबल के घोड़े को एक दाग दिया जाता था. मतलब कि अगर आपके मान लीजिए आप मनसब हो कोई, आपके 500 घोड़े हैं, उन सब पर मीर बख्शी जी ने कमल छाप का दाग दिया. ठीक है. एंड अब जब मेरी बारी आई, मैं भी एक मनसब हूँ, जब मेरी बारी आई तो मेरे पास बस 400 घोड़े थे. मुझे भी 500 चाहिए थे, 500 की रैंक थी मेरी भी. 100 घोड़े मैं कहाँ से लाऊं. तो मैंने बोला यार 100 मुझे दे दे, तेरी तो चेकिंग वैसे भी हो ही रखी है, तो तू मुझे दे दे, मैं बस मीर बख्शी को बोल दूंगा कि ये भी मेरे ही है, उसे क्या पता. लेकिन जब चेकिंग हो रही थी दोस्तों, तो जो मेरे घोड़े थे उन पर गुलाब छाप दिया जा रहा था. ठीक है, दाग में. सो 400 घोड़े तक तो ठीक चला, लेकिन उसके बाद जो बाकी के 100 घोड़े थे उन पर तो ऑलरेडी कमल का छाप पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर मैं पकड़ी गई. सो इसी तरह से स्ट्रिक्ट चेकिंग होती थी सैनिकों के केस में भी. उनका पूरा फिजिकल डिस्क्रिप्शन नोट किया जाता था कि वो कैसे दिखते हैं, है ना, कहाँ कट मार्क है, कहाँ कैसे है, कलर कैसा, आँख कैसा, सब कुछ नोट किया जाता था. ठीक है, ताकि सैनिकों में भी इधर उधर ना हो कि मेरे कम है तो मैंने आपसे ले ली है. और इसी मेथड को दागो चेहरा कहा जाता है. अकबर के टाइम में 500 से ज़्यादा रैंक जो था वो बस राजकुमारों को दिया जाता था. एंड अकबर के अगर लास्ट ईयर्स में देखें तो राजा मानसिंह के पास ही था, जो कि 7,000 की जात थी उनके पास. एंड हमने अभी पढ़ा कि मनुकी ने कहा था कि औरंगजेब के टाइम में 1,000 की मनसब पाना भी मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट हो चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली एम्पायर थोड़ा डिसइंटीग्रेट होने लगा था ना, मुग़ल एम्पायर गिरने लगा था इसलिए. एंड अकबर के समय तो घोड़े का जो नस्ल है ना उस पर भी डिपेंड करता था कि आपको कितना पेमेंट मिलेगा. अगर आपके घोड़े अच्छे नस्ल के हैं तो ऑब्वियसली आपको मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, तो आपको स्टेट ज़्यादा पैसे देगी उसके लिए. सो अब हम देखते हैं मंथ स्केल. ये एक पेमेंट का मेथड था दोस्तों, इस तरह से मनसब को पेमेंट मिलता था. सो हम देखते हैं कि जो मनसब होते थे उनको एज अ पेमेंट जो है जागीर मिलती थी. ठीक है, यानी मान लीजिए आप ही मनसब हो और आपको 1 बीघा ज़मीन दे दी गई, तो अब आप वहाँ टैक्स कलेक्ट करोगे और वही आपकी सैलरी होगी. ठीक है, ज़मीन आपकी नहीं है, उस पर उससे जो टैक्स आ रहा है ना वो आपका है. ठीक है, वो पैसे आपके हैं, ज़मीन आपकी नहीं है. एंड
मान लीजिए उसी आपको जो 1 बीघा ज़मीन दिया गया, उसी 1 बीघा ज़मीन पर आपको 1,000 रुपये टैक्स मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसा मतलब ऐसा अनुमान लगाया गया कि 1 बीघा पे आपको 1,000 रुपये टैक्स मिल जाएंगे। लेकिन जब आप कलेक्ट करते हैं तो आपको मान लीजिए आधा ही मिला, आपको 500 ही मिला, तो वही कहलाएगा दोस्तों शाहमाहा, ठीक है। यानी कि 6 मंथली, यानी जितना आपने सोचा था, ठीक है, जितना जमा था उतना आपको मिला नहीं, आपको उसका आधा मिला। और अगर मान लीजिए आपको 1/4 मिल रहा, यानी 1,000 आपने सोचा था और आपको मिल रहा कितना 250, तो वो कहलाएगा शिहमाहा, यानी कि 3 मंथली। सो ये था। अब हम देखते हैं छोटा सा कंपोजिशन। सो ऐसा कहा जाता है कि मनसबदार अपॉइंट होते थे, उनका कोई वो नहीं था, कोई भी अपॉइंट हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों। हेरिडिटी बेसिस पर बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता था। जो ऑलरेडी उस जॉब में है वो चाहेगा ना कि उसी के घर का खानदान का कोई लोग अपॉइंट हो, तो जो खानजात थे वो सबसे ऊपर रहते थे कंपोजिशन में। ज़मींदार, पर्शियन, डेक्कनीज, अफ़गान, इंडियन मुस्लिम, तुरानी, राजपूत, मराठा, मतलब इन सबको भी अपॉइंट किया जाता था एज अ मनसबदार। एंड औरंगजेब के समय का हमें एक डाटा मिलता है, उसमें बताया जाता है कि औरंगजेब के लास्ट ईयर में 575 ऐसे मनसब थे जो कि 1,000 से ऊपर का रैंक था उनका। उसमें से 272 यानी 272 तो दोस्तों सिर्फ खान आज़ाद ही थे। सो हम देख रहे हैं कि इनका इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा था। सो फ्रेंड्स, हम एक छोटा सा वाइंड अप कर लेते हैं। वाइंड अप में हम देखते हैं कि हमने अभी तक देखा कि मनसबदार कितने तरह के होते हैं। जात और सवार की रैंकिंग होती है। जात का जो रैंक होता है वही आपका स्टेटस है, उसी पे आपको सैलरी मिल रही, ठीक है। और जो सवार का रैंक है उस बेसिस पर आपको मेंटेन करना है अपने हाथी घोड़े, है ना, और अपना जो ट्रूप्स होते हैं वो। लेकिन जहांगीर क्या करते हैं, 2 अफसर सीएसपा सिस्टम लाते हैं एंड उसके थ्रू आपका स्टेटस तो वही रहेगा, सैलरी उतनी ही मिलेगी, लेकिन दिमाग लगा कर उन्होंने सवार का रैंक बढ़ा दिया, ठीक है। फिर हमने देखा किसको किसको प्रेफरेंस मिलती है मनसबदार के अपॉइंट होने में, ठीक है, किसका हाथ होता है। तो ये कुछ कुछ जो ग्रुप्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता था, ठीक है। और मनसबदार को पेमेंट जागीर के फॉर्म में मिला करती थी, ठीक है। कंपोजिशन भी हमने देखा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। एंड आपकी कोई भी क्वेरी हो फ्रेंड्स तो हमें कमेंट करके बताएं एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करें। सो थैंक यू।